अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। रतन बाबू और वो आदमी। सत्यजीत रे। ट्रेन से उतरने के बाद जब रतन बाबू ने अपने आसपास निगाह डाली तो उनका दिल खुशियों से भर गया। जगह तो अच्छी लगती है। स्टेशन के पीछे का सुखोए का दरख्त अपना सर ऊंचा किए खड़ा है और उसकी डाल में एक सुर्ख रंग की पतंग अटकी हुई है। लोग बहुत मसरूफ भी नजर नहीं आते। हवा में एक किस्म की सौंधी खुशबू है। मजमूई तौर पर यहाँ का माहौल बहुत दिलकश है। उनके साथ एक छोटा बिस्तर और चमड़े का एक सूटकेस है। कुली की ज़रूरत नहीं। रतन बाबू ने इन चीज़ों को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर रिक्शा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। धारीदार हाफ पैंट पहने हुए छोकरे जैसे रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाइएगा बाबू? रतन बाबू ने दरियाफ्त किया, न्यू महामाया होटल कहाँ है जानते हो? छोकरे ने सर हिलाकर हामी भरी और कहा, बैठिए। घूमना फिरना रतन बाबू का झक्कीपन ही कहा जाएगा। मौका मिलते ही वो कलकत्ता के बाहर कहीं घूमने के लिए निकल पड़ते। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा ये सुनहरा मौका मिल जाता है, क्योंकि वो नौकरी करते हैं। वो कलकत्ता के जूलॉजिकल सर्वे ऑफिस में क्रॉनी का काम करते हैं। 24 साल से वो इसी नौकरी पर हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाने का मौका साल में एक बार ही मिलता है। पूजा की छुट्टी के साथ ही साल भर में मिलने वाली छुट्टी लेकर वो हर साल कहीं ना कहीं सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। सैर सपाटे के मामले में वो किसी को अपने साथ नहीं लेते। साथ लेने की ख्वाहिश भी उनके दिल में नहीं होती। ये बात नहीं कि शुरू में उन्हें साथी की कमी महसूस नहीं होती थी। एक बार बराबर की मेज पर बैठने वाले केशव बाबू से उनकी इस मौजू पर बातचीत भी हुई थी। महालिया के कई दिन पहले ही रतन बाबू छुट्टी लेने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने कहा था, आप भी तो साहब अकेले आदमी हैं, चलिए ना, इस बार पूजा की छुट्टी में कहीं घूम फिर आएं। केशव बाबू ने अपना कलम कान में लगाकर अपने हाथों को जोड़कर उनकी तरफ देखा था और सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा था, आपकी पसंद और मेरी पसंद क्या एक हो पाएगी? आप ऐसी ऐसी अजीब अजीब जगहों में जाएंगे जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम। वहां ना तो कोई काबिले दीद जगह होगी और ना ही खाने पीने की कोई आसानी। मुझे माफ़ करें, मैं हरी नाभी अपने बिरादर निस्बती के यहाँ जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रतन बाबू की समझ में ये बात आ गई कि अपनी मर्जी के मुताबिक दोस्त मिलना बेहद मुश्किल है। उनकी पसंद नापसंद दूसरों की पसंद नापसंद से बिल्कुल नहीं मिलती है, इसलिए दोस्त बनाने की उम्मीद छोड़ ही देना चाहिए। रतन बाबू के आदत और मिजाज वाकई मुख्तलिफ तो थे। मिसाल के तौर पर आबो हवा की तब्दीली की बात को ही ले लीजिए। केशव बाबू ने गलत नहीं कहा था। लोग आमतौर से आबो हवा बदलने के ख्याल से जिन जगहों पर जाते हैं, रतन बाबू की निगाह उस तरफ जाती ही नहीं। वो कहते हैं, अरे साहब, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि पुरी के पास ही समुंदर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, दार्जिलिंग से कंचनजंगा दिखाई देता है, हजारीबाग में पहाड़ हैं, जंगल हैं, रांची के पास हिंडोर फॉल्स हैं। और लोगों के मुंह से बार बार किसी चीज़ का जिक्र सुनने का मतलब ये हुआ कि उसे देख लिया। रतन बाबू को जिस जगह की तलाश रहती है वो है रेलवे स्टेशन का कोई छोटा सा शहर। बस इतना ही। हर साल छुट्टी के पहले टाइम टेबल खोलकर वो एक ऐसी जगह का नाम तलाश करते हैं जो ज़्यादा दूर ना हो, और फिर वो दुर्गा का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, ये सब उनसे कोई नहीं पूछता और वो भी किसी को नहीं बताते। ऐसा कई बार हो चुका है कि वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिसका उन्होंने कभी नाम तक ना सुना होगा, और वो जहां भी गए हैं वहां उन्हें ऐसी चीज जरूर मिल गई है जिसकी वजह से उनका दिल खुशियों से भर गया है। दूसरे लोगों की नज़रों में ये सब चीज़ें हो सकता है बिल्कुल मामूली हों, जैसे रात भात खाबा का एक बूढ़ा पीपल जो एक बेर और नारियल के पेड़ों से लिपट कर खड़ा है, महेशगंज की एक नील कोठी का खंडर, मईना की एक मिठाई की दुकान की दाल की बर्फी। इस बार रतन बाबू जहां आए हैं उस जगह का नाम सिनी है। यह कस्बा टाटानगर से 15 मील दूरी पर है। इतना ज़रूर है कि इस जगह को उन्होंने टाइम टेबल से तलाश करके नहीं निकाला है। ऑफिस के करीबी दोस्तों ने इस जगह के बारे में बताया था। न्यू महामाया होटल का नाम भी उन्हीं से सुना था। रतन बाबू को होटल पसंद आया। कमरा छोटा है, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मशरिक़ और जुनूब दोनों तरफ खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आते हैं। पंचा नाम का जो नौकर है वो सीधा सादा है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, रतन बाबू हर मौसम में गर्म पानी से नहाते हैं। पंचा ने उन्हें दिलासा दिया कि उसके लिए उन्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। होटल का खाना भी ठीक ही है और रतन बाबू भी यही पसंद करते हैं,
क्योंकि खाने पीने का उन्हें ज्यादा मिराक नहीं है। उनकी तरफ से बस एक ही मांग रहती है, भात और रोटी। ये दो चीजें अगर एक साथ ना हो तो वो खाना नहीं खा सकते। मछली के शोरबे के साथ भात और दाल सब्जी के साथ रोटी, यही उनका खाना खाने का तरीका है। होटल आते ही उन्होंने ये बात पंचा को बता दी है और पंचा ने ये खबर मैनेजर को दे दी है। नई जगह आने पर पहले दिन ही जब तक वो तीसरे पहर चहलकदमी नहीं कराते उन्हें सुकून नहीं मिलता। सिनी आने पर भी इस मामूल में कोई फर्क नहीं आया है। 4 बजे पंचा की लाई हुई चाय पीकर रतन बाबू घूमने फिरने निकल गए। कस्बे से बाहर निकलते ही खुला हुआ नाहमवार मैदान मिलता है। उसके बीच से पगडंडियां निकलती चली गई हैं। रतन बाबू एक पगडंडी पर चलते हुए जब 1-1.5 मील निकल गए तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज ढूंढ निकाली। एक छोटा सा डेरा है, उसमें कुछ कुमत के फूल खिले हैं और उनके चारों तरफ बेशुमार परिंदों का हुजूम लगा है। बगला, दुहुक, चाहा, कोडल्ला, इन परिंदों को रतन बाबू पहचानते हैं। बाकी परिंदों को उन्होंने यहाँ पहली बार देखा है। हर रोज तीसरे पहर इसी डेरे के किनारे बैठकर रतन बाबू छुट्टी के बाकी दिन गुजार सकते हैं। मगर दूसरे रोज किसी दूसरी जगह की तलाश में उन्होंने एक नई पगडंडी पकड़कर चलना शुरू कर दिया। 1 आध मील जाने के बाद रास्ते में बकरियों का रेवड़ मिला और उन्हें अपनी चहलकदमी कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। जब रास्ता खाली हो गया तो वो आगे बढ़े और तकरीबन 5 मिनट के बाद उनकी निगाह लकड़ी के एक पुल पर गई। कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चला कि वो एक ओवर ब्रिज है। उसके नीचे से रेलवे की लाइन चली गई है। मशरिक की तरफ थोड़े फासले पर स्टेशन नजर आ रहा है और मगरिब की तरफ आंखें जितनी दूर जाती हैं रेल की पटरियां बिछी हुई नजर आती हैं। अचानक अभी कोई रेल आकर पुल के नीचे से निकल जाए तो कितनी अजीब बात होगी। ये बात सोचते ही रतन बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। रतन बाबू चूंकि एक टक रेलगाड़ी की पटरियों की तरफ देख रहे थे, इसलिए कब एक दूसरा आदमी उनके बगल में आकर खड़ा हो गया इसका उन्हें इल्म ही नहीं हुआ। जब उन्होंने बगल की तरफ निगाह घुमाई तो चौंक गए। वो आदमी धोती और कमीज पहने था। कंधे पर खाकी रंग की एक चादर थी, पाँव में कैनवस के जूते, आंखों पर बाईफोकल चश्मा। रतन बाबू के दिल में एक खटका पैदा हुआ। इस आदमी को क्या वो इससे पहले देख चुके हैं? जाना पहचाना सा नहीं लगता क्या? दरमियानी कद का है, बदन का रंग भी गोरे काले के बीच का है, आंखें उदास और जज्बाती हैं। कितनी उम्र होगी? 50 से ज्यादा नहीं है। बाल बहुत ही कम पके हैं, कम से कम शाम की रोशनी में तो ऐसा ही लगता है। अजनबी ने एक ठंडी हंसी हंसकर रतन बाबू को नमस्कार किया। रतन बाबू हाथ जोड़कर जब उसे नमस्कार करने लगे तो अचानक ये बात उनकी समझ में आ गई कि उनके दिल में ये वहम क्यों पैदा हो रहा था। यह आदमी जो जाना पहचाना सा लगता है, इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। इस ढांचे के चेहरे को रतन बाबू बहुत बार देख चुके हैं और देखा है तो आईने में ही। इस भले आदमी से उनका चेहरा हूबहू मिलता जुलता है। चौकोर चेहरा, बालों की मांग, मूछों की शक्ल, ठोड़ी के बीच का गड्ढा, कान के ऊपर का हिस्सा, ये सब तकरीबन एक जैसे हैं। हाँ, अजनबी के बदन का रंग कुछ ज्यादा कालापन लिए हुए है, भवें ज्यादा घनी हैं और सर के पिछले हिस्से के बाल कुछ ज्यादा लंबे हैं। उसके बाद अजनबी के गले की आवाज सुनकर रतन बाबू और भी ज्यादा चौंक गए। एक बार मोहल्ले के सुशांत नाम के एक लड़के ने उनके गले की आवाज टेप रिकॉर्डर में भरकर उन्हें सुनाई थी। उस आवाज और उस आदमी के गले की आवाज में कोई फर्क नहीं है। अजनबी ने कहा, मेरा नाम है मुन्नी लाल मजूमदार। आप न्यू महामाया होटल में ठहरे हुए हैं ना? रतन लाल, मुन्नी लाल, नाम भी मिलते जुलते हैं। रतन बाबू ने हैरानी के जज्बे पर काबू पाकर अपना तारुफ कराया। अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मगर मैं इसके पहले भी आपको देख चुका हूं। कहाँ? आप पिछली पूजा की छुट्टी में धल्यान नहीं गए थे? रतन बाबू ने हैरान होकर कहा, आप भी वहां गए थे? जी हाँ, मैं हर बार पूजा की छुट्टी में कहीं ना कहीं जाता हूँ। अकेला आदमी हूँ, दोस्त अहबाब भी ज्यादा नहीं है। अकेले ही नई नई जगहों का सैर सपाटा करना भी बहुत अच्छा लगता है। सिनी के बारे में मेरे ऑफिस के एक साथी ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छी जगह है। कहिए, ठीक कह रहा हूं ना? रतन बाबू ने थूक निगलकर सर हिलाते हुए हामी भरी। अब कुछ देसी परिंदे भी वहां जमा हो गए हैं। कुछ ऐसे परिंदे भी देखे जिन्हें बंगाल में नहीं देखा था। आपका क्या ख्याल है? इतनी देर में रतन बाबू कुछ संभल गए थे। बोले, मेरा भी यही ख्याल है। मैं भी बहुत से परिंदों को नहीं पहचान सका था। दूर से एक धमक सी सुनाई दे रही है। रेल आ रही है। मशरिक की तरफ देखने पर हेडलाइट दिखाई दी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शक्ल इख्तियार करती जा रही है। रतन बाबू और मुन्नी लाल बाबू पुल की रेलिंग के किनारे जाकर खड़े हो गए। तेज आवाज करती, पुल को दहलाती हिलाती रेल
दूसरे किनारे की तरफ चली गई। दोनों आदमी पैदल चलकर पुल की दूसरी तरफ बढ़ गए और उस वक्त तक रेल को देखते रहे जब तक कि वो आंखों के सामने से गायब न हो गई। रतन बाबू के दिल में बच्चों जैसा सनसनीखेज जज्बा जाग गया है। मुन्नीलाल बाबू ने कहा, हैरत है, इतनी उम्र हो गई फिर भी रेलगाड़ी देखने का तजस्सुस दिल से दूर नहीं हुआ। लौटते वक्त रतन बाबू को मालूम हुआ कि मुन्नी बाबू को सिनी आए 3 रोज हुए हैं और वो कालका होटल में ठहरे हुए हैं। कलकत्ता में ही उनका आबाई मकान है और वो वहीं के एक बिजनेस ऑफिस में काम करते हैं। आमतौर से लोग एक दूसरे से तनख्वाह के बारे में पूछ गछ नहीं करते हैं, मगर रतन बाबू न चाहते हुए भी पूछ ही बैठे। जवाब सुनकर उनका माथा पसीने से भीग गया। क्या यह मुमकिन है? मुन्नीलाल और रतन बाबू को बिल्कुल एक जितनी तनख्वाह मिलती है। दोनों में से हर एक को 435 रुपए। पूजा में दोनों को बोनस भी एक जितना मिला है। यह आदमी पहले से ही रतन बाबू के बारे में सब कुछ पता लगाकर उनके साथ चालबाजी कर रहा है। रतन बाबू को ऐसा महसूस नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया है। वो अपनी रौ में जिंदगी जी रहे हैं। ऑफिस के बाहर नौकर के अलावा किसी दूसरे से बात तक नहीं करते। कभी किसी के घर जाकर अड्डेबाजी नहीं करते। अगर ये मान भी लें कि तनख्वाह के बारे में बाहरी लोगों को मालूम है, तो रात में वो कब सोते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सा थिएटर या बंगाली सिनेमा अभी हाल में ही उन्होंने देखा है, ये सब बातें उनके अलावा किसी दूसरे को मालूम नहीं। लेकिन ये सारी बातें इस भले आदमी से हूबहू मिल रही हैं। रतन बाबू ये बात मुंह खोलकर मुन्नीलाल बाबू को नहीं कह सके। रास्ते भर वो सिर्फ मुन्नीलाल बाबू की बातें सुनते रहे और अपने साथ उसकी मुशाबहत पाकर बार बार हैरान होते रहे। अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। रतन बाबू का होटल पहले आता है। होटल के सामने आकर मुन्नीलाल बाबू ने पूछा, आपके यहाँ खाना कैसा मिलता है? रतन बाबू ने कहा, मछली का शोरबा अच्छा होता है, बाकी सब बस चालू कह लीजिए। मेरे होटल में अच्छा खाना नहीं मिलता है। सुना है यहाँ जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में बहुत उम्दा पूरियां और चने की दाल मिलती है। आज रात वहीं खाना खाया जाए तो कैसा रहे? रतन बाबू ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, 8 बजे चला जाए। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, उसके बाद एक साथ चलेंगे। मुन्नीलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू होटल के अंदर जाने के बजाय कुछ देर तक रास्ते पर ही चहलकदमी करते रहे। शाम ढलने लगी है, आसमान साफ है, इतना साफ कि तारों के बीच से गुजरती हुई कहकशां भी साफ साफ नजर आ रही है। हैरत है, इतने दिनों तक रतन बाबू को यही दुख था कि उन्हें कोई दोस्त ऐसा न मिला जिससे उनका दिल और ख्यालात मिलते हों। लेकिन सिनी आने पर अचानक एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई जिसे उनका डुप्लीकेट ही कहा जा सकता है। चेहरे में थोड़ा बहुत फर्क है, फिर भी आदत, मिजाज और फितरत में बड़ी मुमासिलत पाई जाती है। ऐसी मुमासिलत जुड़वा भाइयों में भी मिलना मुश्किल होती है। इसका मतलब क्या है कि इतने दिनों के बाद दोस्त की कमी पूरी हो गई। रतन बाबू को इस बात का जवाब फौरन नहीं मिला। मुन्नीलाल बाबू से थोड़ा और मिलने जुलने से हो सकता है ये बात उनकी समझ में आ जाए। एक चीज़ वो अच्छी तरह समझ गए थे, और वो ये कि उनके अकेलेपन की कमी दूर हो गई है। इस दुनिया में उन्हीं के जैसा एक आदमी इतने अरसे से मौजूद था और अब उससे अचानक मुलाकात हो गई। जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में मेज पर आमने सामने बैठकर खाना खाते हुए रतन बाबू ने गौर किया कि मुन्नी लाल बाबू भी उन्हीं की तरह चाट पोंछ कर खाना पसंद करते हैं। उन्हीं की तरह खाना खाते खाते पानी पीते हैं। उन्हीं की तरह कागजी लीमू दाल में निचोड़ लेते हैं। सब कुछ खाने के बाद रतन बाबू दही खाते हैं। मुन्नीलाल बाबू के साथ भी यही बात है। खाना खाते वक्त रतन बाबू को इसलिए बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि दूसरी मेज़ों के लोग मुड़ मुड़कर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। ये लोग क्या उन दोनों की मुशाबहत को इतने गौर से देख रहे हैं? ये दोनों क्या इस हद तक एक दूसरे से मिलते हैं कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ माइल हो जाती है? खाना खाने के बाद रतन बाबू और मुन्नीलाल बाबू चांदनी रात में कुछ देर तक चहलकदमी करते रहे। एक सवाल रतन बाबू के दिमाग में बहुत देर से घूम रहा था। बातचीत के दौरान वो बाहर निकल आया। आप क्या 50 पार कर चुके हैं? मुन्नीलाल बाबू ने हंसकर कहा, जल्द ही 50 साल पूरे करने जा रहा हूँ। पूस की 11वीं तारीख को 50 कंप्लीट हो जाएगा। रतन बाबू का दिमाग चकराने लगा। दोनों की पैदाइश की तारीख भी एक ही है, 1916 के पूस महीने की 11वीं। आधे घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वहां से रुखसत होते वक्त मुन्नीलाल बाबू ने हंसकर कहा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मैं किसी से घुलता मिलता नहीं हूं, मगर आपके साथ कुछ और ही बात है। लगता है छुट्टी मजे में गुजरेगी। रतन बाबू 10 बजे से पहले ही सो जाते हैं। अपने साथ बंगला जबान के 2-4 माहवार रिसाले लेकर लेटे लेटे जब उनकी वरख गर्दानी करते हैं तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर बिजली का बटन दबाकर बत्ती बुझा देते हैं और चंद पलों में ही उनके खर्राटे गूंजने लगते हैं।
मगर आज नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। पढ़ने की ख्वाहिश भी नहीं थी। रिसाले को हाथ में उठाकर फिर से बगल की मेज पर रख दिया। मुन्नी लाल मजुमदार, रतन बाबू ने कहाँ पढ़ा था कि दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, फिर भी कहीं ऐसे दो आदमी नहीं मिल सकते जिनके चेहरे हूबहू एक जैसे हों। हालांकि सभी की आंख, कान, नाक, हाथ, पैर वगैरह की तादाद बराबर होती है। चेहरे का एक जैसा होना हो सकता है नामुमकिन हो, लेकिन दो लोगों के दिल का एक जैसा होना क्या मुमकिन है? दिल ही नहीं, उम्र, पेशा, गले की आवाज़, चलने और बैठने का अंदाज, आंखों की ऐनक का पावर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें हूबहू एक जैसी हैं। सोचने पर महसूस होता है नामुमकिन है, मगर मुमकिन हो गया है, और इसका सबूत पिछले 4 घंटों के दौरान रतन बाबू को कई बार मिल चुका है। रात 12 बजे रतन बाबू ने बिस्तर से उठकर सुराही से चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर उसे अपने सर पर डाला। उनका सर चकराने लगा है। इस हालत में नींद नहीं आएगी। गीले सर को अंगोछे से आहिस्ता से पोंछा और दोबारा बिस्तर पर लेट गए। तकिया भीग गया। अच्छी ही बात है, जब तक तकिया सूख नहीं जाता है माथा ठंडा रहेगा। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। एक उल्लू डरावनी आवाज में चिल्लाता हुआ होटल के करीब से उड़ता हुआ चला गया। खिड़की से चांदनी आकर बिस्तर पर रेंग रही है। न जाने कब रतन बाबू के दिल से फिक्र अपने आप दूर हो गई और उनकी पलकें झपक गईं। रात को देर से सोने के बायस रतन बाबू की नींद सुबह 8 बजे टूटी। 9 बजे मुन्नीलाल बाबू आने वाले हैं। आज मंगल का दिन है। यहाँ से 1.5 मील के फासले पर आज एक जगह पर हाट लगेगा। कल खाना खाते हुए दोनों ने तकरीबन एक साथ ही हाट जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खरीदना कोई खास चीज नहीं है, बस यूं ही घूम फिर आएंगे। चाय पीते पीते 9 बज गए। सामने रखी तश्तरी से थोड़ी सी सौंफ उठाकर रतन बाबू ने मुंह में डाली और होटल से बाहर आते ही देखा मुन्नी लाल बाबू मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। करीब आते ही मुन्नी लाल बाबू ने पहली जो बात कही वो ये कि रतन बाबू और उनमें कितनी मुशाबहत है। यही बात सोचते सोचते कल रात वो बहुत देर से सोए थे। जब सोकर उठे तो 8 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। यूं वो ठीक 6 बजे बिस्तर से उठ जाते हैं। रतन बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हाट की तरफ रवाना हो गए। मोहल्ले के कुछ छोकरों का जमघट लगा हुआ था। रतन बाबू और मुन्नी बाबू उनके सामने से जाने लगे तो उनमें से एक ने तंज के लहजे में कहा, मानिक मुक्ता की जोड़ी है। रतन बाबू उसकी बात को टालते हुए आगे बढ़ गए। तकरीबन 20 मिनट में वो हाट पहुंच गए। काफी अच्छा हाट लगा है। फल फूल से लेकर साग सब्जी, बर्तन, मिट्टी की हांडी, मुर्गों और बकरों वगैरह की दुकानें सजी हुई हैं। लोगों की भीड़ भी काफ़ी है। इसी भीड़ के बीच से दुकानों पर सरसरी निगाह डालते हुए रतन बाबू और मुन्नी लाल बाबू आगे बढ़ते गए। वो कौन है? पंचा? न जाने क्यों रतन बाबू ने इस भीड़ के सामने अपने होटल के नौकर को देखकर अपनी आंखें झुका ली और अपने चेहरे को भीड़ की ओट में छुपा लिया। उस छोकरे की मानिक मुक्ता की जोड़ी की बात सुनने के बाद से ही उनके दिल में यह बात घर कर गई है कि उन दोनों को एक साथ देखकर लोग दिल ही दिल में हंसते हैं। भीड़ के बीच से गुजरते हुए रतन बाबू के दिल में अचानक एक ख्याल आया। उन्हें लगा कि वो जब तन्हा थे तो ज्यादा बेहतर थे। उन्हें दोस्त की कतई जरूरत नहीं है, और अगर दोस्त हो भी तो वो मुन्नी लाल बाबू की तरह ना हो। वो मुन्नी लाल बाबू से जितनी बार गुफ्तगू करते हैं उतनी बार उन्हें महसूस होता है कि वो खुद अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल करने से उसका क्या जवाब मिलेगा, ये बात जैसे उन्हें पहले से ही मालूम हो। बहस करने का कोई मौका नहीं आता, सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, झगड़े झंझट का कोई इम्कान नहीं है। क्या ये दोस्ती की निशानी है? उनके दफ्तर के कार्तिक राय और मुकुंद चक्रवर्ती में गहरी दोस्ती है, मगर ऐसा होने पर भी क्या दोनों में बहस मुबाहिसा नहीं होता है? होता जरूर है, मगर फिर भी दोस्त हैं, एक दूसरे के सच्चे दोस्त। सारी बातों पर गौर करने के बाद उन्हें बार बार यही महसूस होने लगा कि मुन्नी लाल मजुमदार अगर उनकी जिंदगी में ना आते तो अच्छा रहता। एक जैसे दो आदमी अगर इस दुनिया में हों तो उनका एक दूसरे के करीब आना कोई मानी नहीं रखता। सिनी से कलकत्ता लौट जाने पर भी मुन्नीलाल बाबू से मुलाकात हो सकती है, ये बात सोचते ही रतन बाबू कांप उठते। एक दुकान में बांस की लाठी बिक रही थी। रतन बाबू की बहुत दिनों से लाठी खरीदने की ख्वाहिश थी, मगर मुन्नीलाल बाबू को सौदेबाजी करते देखकर जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा लिया। आखिर में देखने में यह आया कि मुन्नीलाल बाबू ने एक के बजाय दो लाठियां खरीदी और उनमें से एक रतन बाबू को बतौर तोहफा पेश की। तोहफा देते वक्त कहा, उम्मीद है कि यह मामूली लाठी दोस्ती की निशानी के तौर पर लेने से आप इनकार नहीं करेंगे। हाट से लौटते वक्त मुन्नी लाल बाबू ने बहुत सी बातें बताईं। अपने बचपन की बात, अपने माँ बाप की बात, अपने स्कूल कॉलेज की बात। सुनते वक्त रतन बाबू को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हीं की बातें कोई धड़ल्ले से उन्हें ही सुना रहा है। तीसरे पहर चाय पीकर जब वो दोनों मैदान के बीच पगडंडी से होकर पुल की तरफ जा रहे थे तो रतन बाबू के दिमाग में एक ख्याल आया।
उन्हें ज्यादा बोलना नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनका दिमाग अच्छी तरह काम कर रहा था। दोपहर से ही उन्हें लग रहा था कि उस आदमी को अगर दूर हटा सकूं तो अच्छा रहे, मगर दिमाग में कोई तदबीर नहीं आ रही थी। उसी लम्हे आसमान के काले बादलों पर निगाह पड़ते ही रतन बाबू की आंखों के सामने ये तरकीब आ गई। हैरत है, एक आदमी को कत्ल करने की बात सोचकर भी रतन बाबू खुद को कसूरवार नहीं मान सके। मुन्नी लाल बाबू में अगर कोई खसूसियत होती, यहाँ तक कि उनकी आदत व अतवार रतन बाबू से अगर जरा भी मुख्तलिफ होते, तो रतन बाबू उनको कत्ल करने की बात नहीं सोच सकते थे। रतन बाबू को यकीन हो गया है कि एक ही तरह के दो आदमियों का एक साथ जिंदा रहना कोई मानी नहीं रखता। वो वही और वही रहेंगे, यही काफी है। मुन्नीलाल बाबू अगर जिंदा रहकर भी उनसे दूर रहते, जैसे कि कुछ दिन पहले तक थे, तो उन्हें कोई एतराज न था। मगर अब इस जान पहचान के बाद ऐसा होना नामुमकिन है, और इसलिए उन्हें दूर हटा देना निहायत जरूरी है। दोनों आदमी ओवर ब्रिज पर पहुंच चुके थे। बड़ी ही उमस है, मुन्नीलाल बाबू ने कहा। रात में बारिश हो सकती है, और इसका मतलब यह है कि कल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इस बीच रतन बाबू ने एक बार अपनी घड़ी की तरफ निगाह डाली। 6 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। रेल ठीक वक्त पर आती जाती है, अब देर नहीं है। रतन बाबू ने अपनी बेचैनी को छुपाने के लिए जमाई ली और कहा, अभी 4-5 घंटे तक बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। सुपारी खाएंगे? मुन्नीलाल बाबू ने जेब से टीन की एक गोल डिबिया निकाली और उसके ढक्कन को खोलकर रतन बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रतन बाबू की जेब में भी एक डिबिया में सुपारी थी। उस डिबिया को जेब से निकाले बगैर और उसकी बाबत कुछ कहे बगैर उन्होंने मुन्नीलाल बाबू की डिबिया से सुपारी का एक टुकड़ा निकालकर मुंह में डाल लिया, और ऐन उसी वक्त रेल की आवाज सुनाई दी। मुन्नीलाल बाबू ने रेलिंग के पास जाकर घड़ी की तरफ देखा और कहा, 7 मिनट बिफोर टाइम। मगरिब की तरफ घटा छाई होने की वजह से आज और दिनों की बनिस्बत अंधेरा है, इसलिए हेडलाइट की रोशनी ज्यादा उजली लग रही है। रेल अब भी काफी दूर है, और हाँ, रोशनी का हजम जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। लगातार देखा जाए तो आंखों में पानी भरा है। एक आदमी साइकिल पर सवार होकर सड़क से पुल की तरफ आ रहा है। बड़ी मुसीबत है, यह आदमी यहाँ रुकने वाला है क्या? रतन बाबू का अंदेशा गलत साबित हुआ। वह आदमी उन लोगों के पास से होता हुआ आंधी की तरह साइकिल चलाता हुआ मुखालिफ समत के रास्ते पर शाम के अंधेरे में गुम हो गया। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चली आ रही है। आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली हेडलाइट में फासले का अंदाजा करना मुश्किल है। अब कुछ ही पलों के बाद ओवर ब्रिज कांपने लगेगा। रेल की आवाज से कान का पर्दा फटा जा रहा है। मुन्नीलाल बाबू रेलिंग पकड़कर रेल की तरफ देख रहे हैं। एक बार बिजली चमकी, और उसके साथ ही रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से मुन्नीलाल बाबू की पुश्त पर एक धक्का दिया। मुन्नीलाल बाबू का जिस्म 2 हाथ ऊंची लकड़ी की रेलिंग के ऊपर से होता हुआ सीधा रेल की पटरियों की तरफ चला गया। ठीक उसी वक्त रतन बाबू को महसूस हुआ कि ओवर ब्रिज थरथराने लगा है। आज रतन बाबू ने रेल गुजरने के मंजर को देखने का इंतजार नहीं किया। लकड़ी के ब्रिज की तरह ही उनके अंदर एक थरथराहट शुरू हो गई है। मगरिब की तरफ घटा बहुत आगे तक चली आई है, और बीच बीच में बिजली चमक रही है। रतन बाबू ने शाल को अच्छी तरह लपेट लिया और होटल की तरफ रवाना हो गए। बारिश के पहले झोंके को नजरअंदाज करने की नाकाम कोशिश में रतन बाबू ने बाकी रास्ते को दौड़ते दौड़ते तय किया और हाँफते हुए होटल पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें शक हुआ, वो कहाँ आ गए? महामाया होटल के सामने ऐसा मकान नहीं था। इस तरह की मेज, इस तरह की कुर्सियों की सजावट, दीवार पर इस तरह की तस्वीर। इधर उधर देखने के बाद अचानक उनकी निगाह लकड़ी के एक बोर्ड पर गई। बाप रे, उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो तो कालका होटल के अंदर आ गए हैं। यही मुन्नीलाल बाबू ठहरे हुए थे ना? बारिश ने उन्हें भिगो दिया क्या? किसी आदमी ने उनसे कुछ पूछा। रतन बाबू ने मुड़कर देखा। एक आदमी है जिसके घुंघराले बाल हैं, बदन पर हरे रंग की शॉल है। मालूम होता है इसी होटल का रहने वाला है। वो उनकी तरफ मुंह किए चाय की पियाली लिए बैठा है। रतन बाबू के चेहरे पर निगाह पड़ने के बाद उसने जरा घबराहट के साथ कहा, सॉरी, गलती हो गई। आप पर अचानक निगाह पड़ी तो लगा मुन्नीलाल बाबू हैं। इस सवाल से उनके दिल में यह शक पैदा हुआ कि उन्होंने जो कत्ल किया है वो हर पहलू से सोच समझकर और पूरी होशियारी बरतते हुए किया है या नहीं। वो दोनों एक साथ निकले थे। बहुत से लोगों ने हो सकता है देखा हो, मगर देखना ही क्या, गौर से देखना अहम है। जिन्होंने देखा होगा उन्हें क्या ये बात याद होगी? और अगर याद भी हो तो क्या उन पर शक करेंगे? हाट से निकलने के बाद जब वो खुले रास्ते पर आए थे तो उन्हें किसी ने नहीं देखा था। ये बात रतन बाबू अच्छी तरह जानते हैं। और इस ओवर ब्रिज पर पहुंचने के बाद, ओह हाँ, उस साइकिल वाले ने उन्हें जरूर ही देखा होगा, मगर तब गहरा अंधेरा उतर आया था। इस तरह तेजी से साइकिल चलाते हुए उस आदमी ने क्या उनका चेहरा पहचान लिया होगा और पहचान कर याद रखा होगा? नामुमकिन बात है। रतन बाबू ने इस मौजू पर जितना ज्यादा सोचा वो उतना ज्यादा मुतमईन हो गए।
मुन्नी लाल बाबू की लाश जरूर ही बरामद होगी, मगर उसकी वजह से रतन बाबू पर शक होगा, मामले पर गौर किया जाएगा, उन्हें खूनी मानकर फांसी की सजा दी जाएगी। इन बातों पर रतन बाबू को कतई यकीन नहीं हुआ। बाहर बारिश होते देखकर रतन बाबू ने कालका होटल में बैठकर एक प्याली चाय पी। 7:30 बजते बजते बारिश थम गई। रतन बाबू सीधे महामाया चले आए। किस तरह गलती से वो दूसरे होटल में चले गए थे, इस पर सोचते ही उन्हें हंसी आने लगी। रात में पेट भर खाना खाकर रतन बाबू बिस्तर पर लेट गए और देश रिसाला खोलकर ऑस्ट्रेलिया की जंगली जातों के बारे में एक मजमून पढ़ा। उसके बाद बत्ती बुझाकर इत्मीनान के साथ आंखें बंद कर ली। अब फिर वो अकेले हैं और उनकी तरह कोई दूसरा नहीं है। उनका कोई साथी नहीं है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। वो इतने अरसे से जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। इससे बढ़कर आराम और क्या हो सकता है। बाहर फिर से बारिश होने लगी है। उसके साथ बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रतन बाबू के खर्राटे गूंजने लगे हैं। दूसरे रोज जब वो चाय पी रहे थे तो पंचा ने पूछा, ये लाठी कल हाट में खरीदी है क्या बाबू? रतन बाबू ने कहा, हाँ। कीमत कितनी है? रतन बाबू ने उसके दाम बताए। उसके बाद अपने लहजे को आम और फितरी सा बनाकर कहा, तुम हाट गए थे? पंचा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बाबू, आपको भी देखा था। आपकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी थी? नहीं। उसके बाद पंचा से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। चाय पीकर वो होटल से बाहर निकले और पैदल चलते हुए कालका होटल के पास आए। कल का वही घुंघराले बालों वाला आदमी कुछ बंगालियों के साथ दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। मुन्नीलाल बाबू का नाम और खुदकुशी लफ्ज रतन बाबू को सुनाई दिया। अच्छी तरह सुनने की गरज से वो थोड़ा और आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, एक सवाल भी पूछ लिया, किसने खुदकुशी कर ली साहब? कल वाले आदमी ने कहा, कल आपको देखकर जिन आदमी का मुझे गुमान हुआ था उन्होंने ही। खुदकुशी? लगता तो यही है। रेलगाड़ी के पास लाश मिली है, एक ओवर ब्रिज है, ठीक उसी के नीचे लगता है ऊपर से छलांग मारकर कूद पड़े हैं। वो यूं भी अजीब किस्म के थे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। हम उन पर अक्सर जुमलेबाजी किया करते थे। लाश कहाँ है? पुलिस के जिम्मे। आबो हवा बदलने के ख्याल से आए थे। यहाँ उनका कोई जानने वाला नहीं था। कलकत्ता से आए थे, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। रतन बाबू ने हमदर्दाना अंदाज में दोबारा सर हिलाकर की आवाज निकाली और उसके बाद फिर से चहलकदमी शुरू कर दी। खुदकुशी यानी कत्ल की बात किसी के दिमाग में नहीं आई है। उनकी तकदीर कितनी अच्छी है, फिर कत्ल करना तो बहुत ही आसान काम है। लोग इतना डरते क्यों हैं? रतन बाबू बहुत हल्कापन महसूस करने लगे। 2 दिनों के बाद वो आज फिर अकेले घूमने के लिए बाहर जा सकेंगे। ये बात सोचकर उन्हें बहुत खुशी हुई। कल मुन्नी लाल बाबू को धक्का देते वक्त रतन बाबू का एक बटन टूट कर गिर गया था। दर्जी की दुकान पर जाकर उन्होंने उसे टकवा लिया। उसके बाद मनिहारी की दुकान पर जाकर नीम का टूथपेस्ट खरीदा। नहीं खरीदते तो कल सुबह दांत साफ न कर पाते। अभी जो टूथपेस्ट उनके पास है, दबते दबते वो चपटा होकर आखिरी हालत में पहुंच चुका है। दुकान से निकलकर कुछ दूर जाते ही उन्हें एक मकान से कीर्तन की आवाज सुनाई दी। रतन बाबू थोड़ी देर तक रुककर कीर्तन सुनते रहे। उसके बाद शहर के बाहर की एक नई सड़क को पकड़कर एक आध मील का चक्कर काटते रहे। उसके बाद 11 बजे होटल लौट कर नहाए धोए और खाना खाया। खाना खाने के बाद कैलूला करने की कोशिश करने लगे। और दिनों की तरह 3 बजे उनकी आंख खुली और आंख खुलते ही रतन बाबू को लगा कि उनका दिल चाह रहा है कि आज शाम एक बार फिर ओवर ब्रिज की तरफ घूमने जाएं। कल तो वो जाहिर है कि बहरहाल रेल के नज़ारे का लुत्फ न उठा सके थे। आसमान से बादल छटे नहीं थे, मगर इसमें हरज ही क्या है। आज बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। आज वो रेल को आने से लेकर जाने के वक्त तक देखते रहेंगे। 5 बजे रतन बाबू चाय पीकर नीचे आए। सामने ही मैनेजर शंभू बाबू बैठे हुए मिले। रतन बाबू पर नजर पड़ते ही बोले, कल जिस आदमी की मौत हुई उससे आप वाकिफ थे? शुरू में बगैर कुछ बोले रतन बाबू ने चौंकने की अदाकारी करते हुए शंभू बाबू की तरफ देखा। उसके बाद पूछा, क्यों, बात क्या है? नहीं वो, यानी पंचा ने बताया कि हाट में उसने आप दोनों को एक साथ देखा था। रतन बाबू ने जरा मुस्कुराकर पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, यहाँ मेरी किसी से वाकफियत नहीं है। हाट में अलबत्ता 2-4 आदमियों से गुफ्तगू जरूर हुई थी, मगर किस आदमी की मौत हुई है इसका मुझे इल्म नहीं। ओह, शंभू बाबू हंस पड़े, बड़ा ही दिलचस्प आदमी था। आपकी ही तरह आबो हवा बदलने के ख्याल से यहाँ आया था। कालका होटल में ठहरा हुआ था। ओह, ये बात है। उसके बाद रतन बाबू बगैर कुछ कहे बाहर निकल आए। तकरीबन 2 मील रास्ता तय करना है। अब देर करने से रेल नहीं देख पाएंगे। रास्ते में किसी ने उन पर मशकूक निगाह नहीं डाली। कल जिन छोकरों का जमघट लगा था, आज उनमें से वहां कोई नहीं था। मानिक मुक्ता की जोड़ी वाली बात रतन बाबू को अच्छी नहीं लगी थी। वो लड़के कहाँ चले गए? रतन बाबू को ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। लड़के ज़रूर ही वहीं गए होंगे। रतन बाबू इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते गए। खुले मैदान के बीच के रास्ते पर आज वो अकेले ही हैं।
मुन्नी लाल बाबू से जान पहचान होने के पहले भी वो इत्मीनान से रहते थे, लेकिन आज वो जितना हल्कापन महसूस कर रहे हैं, इसके पहले कभी उतना हल्कापन महसूस नहीं किया था। वो बबूल का पेड़ नजर आ रहा है, उसको पार करने के बाद कुछ मिनटों तक चलना पड़ेगा और तब ओवर ब्रिज मिलेगा। आसमान में चारों तरफ घटा छाई है। हाँ, घटा का रंग गहरा काला नहीं बल्कि सिलेटी है। हवा नहीं है, इसलिए तमाम बादल एक जगह ठहर गए हैं। ओवर ब्रिज पर निगाह पड़ते ही रतन बाबू का दिल खुशी से नाच उठा। वो लंबे लंबे कदम उठाने लगे। कहा नहीं जा सकता, रेल कहीं वक्त से पहले ना आ जाए। सर के ऊपर से बगलों का एक गोल उड़कर चला गया। पता नहीं विदेशी बगले हैं या इसी देश के। पुल पर खड़े होने के बाद रतन बाबू को शाम के सन्नाटे का भरपूर एहसास हुआ। खूब होशियारी से गौर से सुनने पर ही ढोल की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं है। रतन बाबू रेलिंग के पास जाकर खड़े हो गए। दूर सिग्नल दिखाई दे रहा है और उससे भी दूर स्टेशन के निचले हिस्से में लकड़ी की दरार में कोई चीज चमक रही है। रतन बाबू ने झुककर उस चीज को उठाया। वो एक गोल टीन की डिबिया है, उसके अंदर इलायची और सुपारी है। रतन बाबू ने थोड़ा मुस्कुराकर उसे पुल के नीचे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। ठन से आवाज हुई, पता नहीं सुपारी की ये डिबिया वहां कितने दिनों तक पड़ी रहेगी। ये किस चीज की रोशनी है? रेल आ रही है। अभी आवाज सुनाई दे रही है, मगर रोशनी आगे बढ़ती हुई आ रही है। रतन बाबू हैरान होकर रोशनी देखने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और उनके कंधे पर से शाल नीचे गिर जाती है। रतन बाबू उसे फिर बदन से लपेट लेते हैं। अब रेल की आवाज सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट। अब रेल की तरफ से आंखें हटाना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने अपने आसपास नजर डाली। कहीं कोई नहीं है। कल के मुकाबले में आज अंधेरा कम है, इसलिए देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तेज रफ्तार से आती हुई इस लंबी चौड़ी रेल और रतन बाबू के अलावा एक आध मील के दायरे में शायद और कोई नहीं है। अभी रेल 100 गज के बीच ही होगी। रतन बाबू रेलिंग की तरफ थोड़ा और बढ़ गए। पहले के जमाने का भाप का इंजन होता तो इतना आगे बढ़ना मुश्किल होता। आंख और मुंह में कोयले का धुआं भर जाता। ये डीजल ट्रेन है, इसलिए इससे धुआं नहीं निकलता। बस छाती को दहला देने वाली गंभीर सी आवाज है और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली हेडलाइट। अब रेल ब्रिज के नीचे आ चुकी है। रतन बाबू कोहनियों के बल सामने की तरफ झुके और ठीक उसी लम्हे पीछे से दो हाथों ने उनकी पीठ को जोर से धकेल दिया। रतन बाबू इस धक्के को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि रेलिंग सिर्फ 2 हाथ ही ऊंची थी। मेल ट्रेन आवाज करती, पुल को हिलाती और दहलाती मगरिब की जानिब, जहां के आसमान का रंग अब सुर्खी माइल हो चुका था, चली गई। रतन बाबू अब पुल पर नहीं है, मगर उनकी निशानी बतौर एक चीज अब भी रेलिंग की लकड़ी की दरार में अटकी हुई है, और वो है सुपारी और इलायची से भरी हुई अल्मुनियम की एक डिबिया।